आव- आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज आवाज ठीक है मैम अभी, बट बैकग्राउंड थोड़ा नॉइस है, लेकिन अभी ठीक है, पहले से बेटर है। एक मिनट वेट कीजिए, वेट कोशिश करिए। इसमें नॉइस कैंसिलिंग है तो मैम एक बार उसको देख लीजिए। हेलो। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, अभी हाँ ठीक है। जी जी। यस यस, हाँ अभी ठीक है। अ, तो ये समझने की बात है कि जब हम एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो बिल्कुल लिंक्ड हैं। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हमारी डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला पॉइंटर है फूड एक्सेप्टेंस। फूड को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, फूड से रिलेटेड आपका क्या एटीट्यूड है, वो आपको आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फूड एक्सेप्टेंस में आपका पॉइंट आता है वो आता है टेस्ट प्रेफरेंस। यानी कि आपकी जो टेस्ट है उसमें आप क्या प्रेफर करते हो। हम लोग पूछते हैं ना आपको किस स्वाद की चीज पसंद है, जब हम रिसर्चेस करते हैं तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि टेस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका। मीठा ज्यादा पसंद है, खट्टा ज्यादा पसंद है, नमकीन ज्यादा पसंद है, क्या टेस्ट। तो टेस्ट प्रेफरेंस तय करता है किस तरीके का फूड बिहेवियर आपका होगा। इसके अलावा जो आपके सेंसेस हैं, यानी कि आपकी आंख, नाक, जबान, स्किन, टच, ये जो सेंसेस हैं आपके, उसका काफी ज्यादा रोल आपका फूड में होता है। 5 सेंसेस से आप खाते हो खाना, उसके बाद वैसा ही आप अकॉर्डिंगली बिहेव करते हो फूड के रिगार्डिंग और अल्टीमेटली एनवायरमेंट के रिगार्डिंग। इसके अलावा एटीट्यूड में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है पीयर प्रेशर। यानी कि वो खा रहा है तो मुझे दिखाना चाहिए, या स्टेटस सिंबल के तौर पे आप देखिए कि आज की तारीख में जो लोग हैं, पहले लोग कभी कभी बाहर खाया करते थे, अब जो है बाहर खाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो उसमें एक तो बाहर खाने का कोई चार्म नहीं रह गया कि हाँ आप कुछ अपने अपने चीज किया है तो आप बाहर कुछ अच्छा खाएंगे या घर में कुछ अच्छा बनाएंगे। यू कैन ईट एनी टाइम एनीथिंग। ठीक है। तो वहां पे पीयर प्रेशर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से पहले बाहर रोड साइड फूड आउटलेट्स कम हुआ करते थे, अब फूड आउटलेट्स बहुत ज्यादा हुआ करते हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें जो हैं धड़ल्ले से बिक रही हैं। ठीक है। मैदे के प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत धड़ल्ले से बिक रहे हैं, फूड एडिटिव्स बहुत इजीली यूज हो रहे हैं। तो वहां पे पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। इसके अलावा आपके जो फैमिलियर और अनफैमिलियर फूड्स हैं या न्यू फूड्स हैं, उनका उनसे आपका इंटरेक्शन कैसा है। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। पहले हमारे भारत में जो तेल इस्तेमाल हुआ करते थे वो यहाँ के नेटिव तेल थे, मूलभूत तिलहन जो है वो इस्तेमाल होता था। सरसों, मूंगफली, नारियल, ये तेल इस्तेमाल हुआ करते, तिल का तेल, ये जब ये इनका कंजम्पशन ही होता था। अभी देख लीजिए हेल्थ कॉन्शियस होके एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग क्या, पहले तो वो पक्की कच्ची धानी तेल से आए रिफाइंड ऑयल पे। रिफाइंड ऑयल यानी कि रिफाइंड ऑयल यानी कि वी फाइन हो गया है वो। यानी कि पहले वो जो गाढ़े रंग का गहरे रंग का हुआ करता था, अब वो ट्रांसलूसेंट, बड़ा देखने में बड़ा सुंदर सा अट्रैक्ट, वो सिर्फ अट्रैक्टिव ऑयल है, उसके अंदर न्यूट्रिटिव क्वालिटी कुछ नहीं है। इवन फैट क्वालिटी जो है उसकी वो बहुत पुअर है ही नहीं कुछ भी। ठीक है। और उस तेल को एक बार से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में ट्रांस फैट का परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो रिफाइंड ऑयल, जहां हम कच्ची दानी इस्तेमाल लेते, आज की तारीख में हर घर के अंदर डालडा आ गया है, ये कई सालों से डालडा आ गया है, रिफाइंड ऑयल आ गया है। अब डॉक्टर्स जो हैं ये कहते हैं कि रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन मत करिए, लेकिन रिफाइंड ऑयल का कंजम्पशन कैसे ना करें, क्योंकि जबान पे वो रिफाइंड ऑयल का टेस्ट चढ़ गया है। तेल में बनी हुई पूरियां पसंद नहीं आती हैं, ठीक है, या तेल में बनी हुई सब्जी पसंद नहीं आती है,
मार्केट में तेल मिलता नहीं है, और कच्ची धानी का अगर मिलेगा तो वो अडल्टरेटेड भी मिल सकता है, इसका भी कोई। और रिफाइंड ऑयल सस्ता हो गया है क्योंकि उसका कंजम्पशन इजी है बनाना उसको, क्योंकि उसमें सारा न्यूट्रिएंट होता ही नहीं, कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं। इसके अलावा पहले ऑलिव ऑयल इस्तेमाल नहीं करते थे, भारत में कोई ऑलिव ऑयल इस्तेमाल नहीं होता था। एडवर्टाइजिंग और तमाम तरीके के प्रपंचों के इस्तेमाल करके ऑलिव ऑयल को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये कहा गया कि भारत में कि जो कोकोनट ऑयल यूज करते हो वही, वो तो तुम्हारी सेहत के लिए बहुत खराब है। सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो वो सेहत के लिए बहुत खराब है, उसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है, उसका ये है वो है, तमाम तरीके के रिसर्च पेपर्स भी लोगों ने पब्लिश करे इस बात को ये लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए कि आप जो पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो उसे छोड़ के आप ऑलिव ऑयल पे शिफ्ट हो जाइए और आप ये रिफाइंड ऑयल पे शिफ्ट हो जाइए। अब इतने सदियों तक आपने, दशकों तक आपने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करवाया, पिछले कई दशकों से ऑलिव ऑयल भारत में इस्तेमाल हो रहा है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं, आप ये मत इस्तेमाल कीजिए, अब आप नेटिव ऑयल्स पे आ जाइए या नेटिव फूड्स पे आ जाइए। बट मार्केट में नेटिव इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि उनको खरीदने वाला कोई नहीं है, या उनको उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो महंगा हो गया है बिकॉज ऑफ द डिमांड। तो ये जो है फैमिलियर और अनफैमिलियर फूड्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। इसके अलावा एक और चीज है कि ऐसे क्रॉप्स का कंजम्पशन, ऐसे फूड का कंजम्पशन लोगों का बढ़ा है जो इंडिया में ग्रो नहीं होती। तो इंडिया में ग्रो नहीं होती, जाहिर सी बात है बाहर ग्रो होती हैं। तो जाहिर सी बात है जो इंडियन क्रॉप्स हैं उनको तवज्जो ना दे मिलने की वजह से, उनका जो कंजम्पशन है ना अच्छा होने की वजह से क्या हो रहा है, अगेन मार्केट में फूड डिमांड चेंज हो रही है। तो वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो एक नई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लैंड को कवर किया जा रहा है, नई इंडस्ट्रियल सेटअप डाले जा रहे हैं, और ज्यादातर खाना बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इंडिविजुअल फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर यानी कि जो व्यक्ति विशेष के जो फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो व्यक्ति विशेष या इंडिविजुअल फैक्टर्स में आता है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मैंने आपको बताया कि फूड जेनेटिक्स चेंज होगा तो ह्यूमन जेनेटिक्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा डेमोग्राफिक्स यानी कि आप कहाँ पे हैं, आपका आपकी बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपका प्रैक्टिसेस कैसी हैं, डेमोग्राफी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वो पूरी डेमोग्राफी कैसी है उसके हिसाब से आपका खान पान का व्यवहार जो है चेंज हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में खान पान अलग तरीके का, अलग तरीके की चीजों का कंजम्पशन है, वहीं महाराष्ट्र में अलग है, जम्मू में अलग है, और आपका सिक्किम में अलग है। तो ये जो चेंज है खान पान में, ये डेमोग्राफी की वजह से है। ये इंडिविजुअल फैक्टर है, और ये जो है ये अगेन एनवायरमेंट को अफेक्ट करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, हमारा जो नॉर्थ एरिया है इंडिया का वो ज्यादा गर्म रहने लगा है। ठीक है, एक रिसेंट अभी केस है कि देहरादून में एक फैक्ट्री वाटर प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए वहां के फॉरेस्ट को, काफी बड़ा लैंड एरिया है, फॉरेस्ट लैंड एरिया, उसको काटा जा रहा है। गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दी है कि इन जंगल को काटो और यहाँ पे एक वाटर प्लांट लगाया जाए। ठीक है, जहाँ पे जिसमें वहाँ के जो कुछ लोग हैं, यूथ हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट काटा ना जाए। तो समझने की बात है कि वाटर प्लांट आप लगा रहे हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट है जो आपकी लैंड को बचा रहा है, जो आपके वाटर टेबल को बचा रहा है, उसको आप फिनिश कर रहे हैं। तो वहां का टेम्परेचर आने वाले समय में ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है, वहां का जो फूड बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली खराब होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा डेवलपमेंटल और ईटिंग पैटर्न्स जो हैं यानी कि वो बहुत ज्यादा फर्क आपके होते हैं। जैसे आज की तारीख में आप हमको लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है, प्रमोट करना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है कि मिलेट खाओ, पक्का अनाज खाओ, ये खाओ, सब्जियां खाओ। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले लोग वही खाते थे। ठीक है, लेकिन ईटिंग पैटर्न, ईटिंग बिहेवियर दिन में आप अब ये देखिए
सिक्स टाइम मील्स का जो कंसेप्ट है वो हमारे इंडियन कंसेप्ट नहीं है। 6 टाइम मील्स का जो कंसेप्ट है वो वेस्टर्न कंसेप्ट है। ब्रेकफास्ट का कंसेप्ट इंडिया में नहीं हुआ करता था। ठीक है, हमारे अगर वैदिक तरीके से आप भोजन प्रणाली को जो ईटिंग पैटर्न है उसको आप स्टडी करेंगे, दैट इज फार डिफरेंट फ्रॉम जो आप आज की तारीख में इस्तेमाल करते हैं खाने के उसमें या किसी भी तरह से। ठीक है, तो ईटिंग पैटर्न भी आपका जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका एनवायरनमेंट अफेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो सोशियो कल्चरल फैक्टर है, यानी कि बिलीफ सिस्टम, जिस तरीके से आपके व्यवहार हैं। अब जैसे एक सिंपल सी चीज है, पहले हमारा जो सोशियो कल्चरल पैटर्न था वो बहुत अलग था, आज की तारीख में बहुत अलग है। अब आप मतलब सोसाइटी में देखिए, फूड जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको बहुत सारी चीजों का रिप्रेजेंटेशन देता है। पहले एक सिंपल सी चीज है वो, एक कॉमन एग्जांपल लेती हूँ, शादी शादी या फंक्शन। शादी ले लेते हैं क्योंकि वो लगभग सभी के घरों में होती है। शादी में कुछ 4-5 डिशेस बना करती थी, और मिठाइयों में भी कुछ 3 या 5 मिठाइयाँ बना करती थी। ठीक है, उसमें पूरी शादी निमट जाती थी। अभी देख लीजिए, आप किसी भी वेडिंग में देख लीजिए, 100-150 खाने की चीजें आइटम्स जरूर होते हैं। कम से कम 100 तो आपको मिल ही जाएंगे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की उसमें भी, और वो बहुत फूड वेस्टेज होता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझने के लिए है, इसलिए है क्योंकि जितना भी फूड वेस्टेज आप लोग कर रहे हैं या हम किसी भी तरह से हो रहा है, वो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट को अफेक्ट करने वाला है। क्योंकि वो जो डिमांड है वो मीटअप करने के लिए जो फार्मर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। एनवायरनमेंट की जो इश्यूज, जैसे आपको ज्यादा उसमें पेस्टिसाइड डालना, ज्यादा इंसेक्टिसाइड डालना, इसके अलावा कच्ची क्रॉप को निकाल लेना, उसमें उसको इंजेक्शन से बड़ा करना, इसके अलावा सॉइल क्वालिटी का खराब होना, इंडस्ट्रियल वेस्ट को इरिगेशन वाटर में मिलाना। ठीक है, इसके अलावा उन क्रॉप्स का कंजम्पशन जो कि हाई वाटर फुटप्रिंट वाली हैं, उनका बहुत ज्यादा कंजम्पशन करना, ये सारी चीजें आपको अल्टीमेटली अफेक्ट करेंगी और अल्टीमेटली आपके जो फूड प्लेट है उसको क्या बना देंगी, डिसीज्ड बना देंगी, सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे। सस्टेनेबिलिटी मतलब आज जो मैं खा रही हूँ, आज अगर इस पेट को खाने में जो भोजन है उसको खा के मैं स्वस्थ रह रही हूँ, तो ये ही अगर मैं आगे भी खाती हूँ तो हमेशा पूरी जिंदगी भी खाती हूँ, तो मेरी जो हेल्थ है वो ठीक रहेगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो मैं आज खा रही हूँ वो मेरे को पूरी तरह से हेल्दी रखेगा ही रखेगा, क्योंकि फूड हेल्दी नहीं है। प्लेट तो हेल्दी आप बना रहे हो, लेकिन फूड, उसमें आने वाला फूड जो है वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर और ज्यादा सेशंस करे जाएं, ताकि आप एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो इफेक्ट और रिलेशनशिप है उसको और बेहतर तरह से समझ पाएं और अप्लाई कर पाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, और ये रोजमर्रा में इफेक्ट होने वाली चीज है। ये समझ लीजिए, जो आप आज गर्मी आप महसूस कर रहे हैं, ये आज की गर्मी नहीं है, ये सबका कलेक्टिव एफर्ट है जो सब कलेक्टिवली मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय बच गया है, क्वेश्चन या सेशन ले लेते हैं। किसी का कोई सवाल है पर प्लीज टॉपिक से रिलेटेड ही पूछिएगा, कोई और टॉपिक से रिलेटेड होगा तो शायद मेरे जवाब देना मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज मेरा प्रश्न है, सबसे पहले तो आपने बताया, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूँ और मेरा जो एरिया है वो मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, और जो है मिल्क जो है वहाँ पे उपलब्ध होता है। तो हमारे वहाँ कल्चर है मैम, दूध के बिना हम वहाँ भोजन कर ही नहीं सकते। तो
लिया जाए, मतलब घर की गाय या भैंस है और उसमें जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के इंजेक्शन नहीं दिए गए हैं, क्या वो दूध पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, या फिर नहीं सभी प्रकार का दूध अवॉइड करना चाहिए? नहीं, देखिए अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से कहें तो आपको पता है कि उसमें दूध का कंजम्पशन की चर्चा ज्यादा नहीं होती है। एनिमल मिल्क है वो, यानी कि उसको जो पचाने की जो क्षमता होती है वो जानवर में है। अब देखिए, जब जानवर जो दूध बनाते हैं, गाय दूध बनाती है, भैंस दूध बनाती है, वो किस चीज से बनाती है? वो घास खा के बनाती है। जो चारा होता है वो उसको पचाती है और उससे एक प्रोडक्ट बनता है उसकी बॉडी में, जिसे हम मिल्क कहते हैं। ठीक है, वो जब उसका बच्चा पीता है तो वो स्वस्थ होता है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के हार्मोन्स भी होते हैं और उसका ऑर्गन सिस्टम भी वैसे बना होता है। अब ह्यूमन बॉडी अलग तरह से बनी है। पहले जो है ह्यूमन बॉडी अलग थी, अब जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम है उसमें काफी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें जो एनिमल मिल्क डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए उसको उपचार के तौर पे इस्तेमाल, यानी कि उसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसको रेगुलर कंजम्पशन में अगर लेके आते हैं वो भी ज्यादा क्वांटिटी में तो दिक्कत है। अब अगर हम मेडिकली बात करते हैं तो मेडिकली एडल्ट ह्यूमन के लिए अगर वो स्वस्थ है तो 300 ml की रिकमेंडेशन है, 300 ml पर डे। इससे ज्यादा अगर वो कंज्यूम करता है तो उसको इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट तौर पे आपको जरूर देखने मिलेंगे। ठीक है, और वैसे भी हम लोग, आप दूध किस लिए पीते हैं? दूध को हम इसलिए पीते हैं क्योंकि उसको हम कंप्लीट फूड कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादातर उसका अगर न्यूट्रिटिव क्वालिटी अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि उसमें ज्यादातर चीजें हैं। सिर्फ उसमें आयरन नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, बाकी जो है अगर हम गाय के दूध की बात करते हैं तो उसमें आपके सारे कैरोटीनॉइड्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। तो गाय का दूध जो है फैट में लो होता है और अदर न्यूट्रिएंट में रिच होता है, उसका कंजम्पशन रिकमेंडेड है। भैंस के मिल्क में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है और कंपैरेटिवली अदर न्यूट्रिएंट जो है गाय के मिल्क कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो उसका कंजम्पशन बफेलो मिल्क का, क्योंकि गाय का दूध कोई नहीं पीता है आज की तारीख, बहुत ही कम मिलेगा गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति। ज्यादातर भैंस के दूध का कंजम्पशन होता है। तो अब आप 300 ml रिकमेंड ले रहे हैं किसी भी तौर पे, यानी कि चाहे 300 ml में आप दही ले लें, चाहे 300 ml में दूध ले लें, चाहे आप पनीर खा लें, लेकिन आम तौर पे ना लोग अगर उनका कंजम्पशन देखोगे तो वो तो बहुत हाई कंजम्पशन है। यानी कि अगर वो 1000 ml 1500 ml भी ले रहे हैं, यानी कि चीज भर भर के चीज डाल रहे हैं। चीज कहाँ से आ रहा है? वो चीज मिल्क से आ रहा है ना, पनीर मिल्क से आ रहा है, कर्ड मिल्क से आ रहा है। और माए भी, बच्चों को तो बिल्कुल, अगर आप ये क्या नाम है, आईडी सॉरी, इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन आईएपी का जो गाइडलाइंस है उसमें उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि मिल्क शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन, क्योंकि वो ये मैंने आपकी बॉडी में एलर्जी को, सेंसिटिविटी को एग्रेवेट करता है। मिल्क में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करती हैं। तो इसलिए भी बच्चों में तो बिल्कुल मना करते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत भर भर के माएँ देती हैं। आप जिस न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे आप उन्हें फॉक्स नट्स खिला लें, कैल्शियम खिलाना है तो आप ये जो आपके कमल के ये ककड़ी होती है, कमल ककड़ी, उसको आप खिला सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी तरीके कुछ नहीं होता। इसके अलावा मखाने हैं, वहाँ ड्राई फ्रूट्स नहीं खिलाएंगी मदर, लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, मिल्क का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। उससे बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि डिमांड, सिंपल चीज है, डिमांड को मीटअप करने के लिए प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो एग्जैक्टली। इसलिए वो उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि मिल्क प्रोड्यूस, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस हो, फिर मिल्क प्रोड्यूस हो। तो वो घूम फिर के जो महिलाएं बच्चे उन्हें पी रहे हैं, पुरुष उन्हें पी रहे हैं, उनकी जो हार्मोनल हेल्थ है वो तो डिस्टर्ब होती है।
मैं ओशो को बहुत पढ़ता हूँ। ओशो ने भी और हमारा जो योग में पथ्य जो बताया गया है, उसमें भी दूध को वो बोला गया है। ऐसा बताया गया है कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए या बच्चे के लिए जो माता का दूध है, वो लगभग 2 साल तक माँ का दूध जो उसने पी लिया, वो जीवन पर्यंत 2 साल से पहले नहीं छोड़ना उसको। जब तक माँ का दूध आ रहा है, तब तक उसको लगातार आप पीजिए। उसके बाद आपको बाकी नहीं है। दूसरी चीज, मैंने शास्त्रों में ये भी पढ़ा है कि जो गाय या भैंस का दूध है, उस पे अधिकार बछड़े का होता है, आपका नहीं होता बिल्कुल है ना। आप उसका उत्पादन इतना कर देते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन दे के, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, तो फिर वो बिकने के इस काम आता है। इसके अलावा एक और भी कॉमन प्रोडक्ट है प्रमोद। दूध एक कॉमन प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा इश्यू हमको देखने मिलता है, क्योंकि उसका कंजम्पशन भी आई। दूसरा ऐसा प्रोडक्ट जो दूध लगभग सभी लोग पीते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। जो एगिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वो अंडे का इस्तेमाल करते हैं दूध के अलावा। जो जिम वाले हैं, जब से जिम फ्रीक हुआ है तो वो मीट का कंजम्पशन करेंगे। मीट जो नहीं खाते हैं तो अंडे का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। देखिए, अंडा जो है, जैसे महिला की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो रिलीज होता है वो एग होता है, ऐसे ही हर मादा में एक अंडा बनता है, वही अंडा जो है बच्चा पैदा करता है। दैट इज अ नेचुरल थिंग। ठीक है, अब मुर्गी के अंदर वही एग है, ठीक है, जिसको कंज्यूम किया जाता था। ठीक है, अब जब से ये इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हुई है, तो इसको क्या किया जा रहा है, मुर्गियों को कंटिन्यूअसली मुर्गी की बॉडी को इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि वो हर समय ऐसे मोड में रहें कि उनकी बॉडी एग प्रोड्यूस करती रहे। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी में अगर आप एक ऐसा इंजेक्शन दे रहे कि वो 12 महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे रहे, कंटिन्यूअस, हर महीने, हर दिन, तो कैसा लगेगा ऐसी महिला को कि वो मतलब 12 महीने 365 डेज मेंस्ट्रुअल कंडीशन में रह रही है। यानी कि उसकी बॉडी कंटिन्यूअसली एग प्रोड्यूस कर रही है, एग रिलीज कर रही है। और वो मुर्गियों की हालत होती है, क्योंकि उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेचुरली तो ऐसा नहीं होता। तो अब संभव ही नहीं है। अननेचुरल वे में आप उसको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ताकि वो 365 डेज उस कंडीशन में रहे, एग रिलीज करने की कंडीशन में, ताकि आपका वो जो कमर्शियल एग का डिमांड है वो मीटअप होता रहे। तो जो कमर्शियल एग्स हैं, जो आप व्हाइट एग्स जो है इस्तेमाल करते हैं, सफेद रंग, जो देसी मुर्गी का अंडा होता है वो पीले रंग का होता है, बहुत हाई एनर्जी का होता है। और जो व्हाइट मार्केट में एग मिलते हैं, ये कमर्शियल एग्स हैं। तो ये क्या है, ये हार्मोन बेस्ड एग्स हैं। इनको खाने वाला जो व्यक्ति है, इनको कंज्यूम करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर हार्मोन डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। ठीक है, तो एग का कंजम्पशन हम लिटरली मना करते हैं कि कमर्शियल एग्स का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। प्रोटीन सोर्सेज के लिए प्लांट बेस्ड डाइट लीजिए। तमाम तरीके के दालें हैं जो बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन है उसमें, उनको इस्तेमाल कीजिए। चने इस्तेमाल कीजिए, हरा चना। लोग जो है पुरानी चीजें इस्तेमाल करना भूल गए हैं, ये नए प्रोडक्ट का डिमांड जो है बढ़ा के अपने हार्मोन डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये लोग को समझना चाहिए, क्योंकि उनके कंजम्पशन और उनकी डिमांड से एनवायरमेंटल जो साइकिल है वो चेंज हो रही है। और मैंने तो बिल्कुल। ऐसा भी मैं देखा है कि ऐसा देखा है प्रमोद की क्या बताऊं, कि वो जब तक मुर्गी अंडे दे रही ठीक है, उसके बाद उसको जो है चिकन के तौर पे इस्तेमाल करके मार्केट में मैं बेच दे यही रहे अभी हैं। कहने वाला था। और वो मेरा एक मल्टीपल इंजेक्शन क्लासमेट है, लगने के बाद। जी मेरा एक क्लासमेट है मैम, और उसने जो है ये मुर्गी फार्म जो है ना, सरकार खोला हुआ है। तो अचानक एक दिन मेरा जाना हुआ, उसने देखा रास्ते में मैं जा रहा हूँ, तो उसने बोला नहीं नहीं आ रहा हूँ, बैठते हैं, काफी साल बाद मिले। तो मैंने पूछा क्या खाता हूँ, तो वो जब वहां लेके गया, तो एक तो बड़ा दुर्गंधपूर्ण वातावरण था, तो मेरे लिए थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल था। नहीं, मैं दिखाता हूँ। तो मैंने क्यूरियोसिटी थी, पूछा मैंने उनको कि ये सब क्या है, ये क्या पिला रहे हो उनको, ये ड्रॉप्स क्यों डाली जा रही हैं। तो उसने बोला ये दवाई है, बोला इससे अंडे देती हैं। तो मैंने कहा अंडा तो नेचुरली देती है। बोला नहीं, ये दवाई से देती है, जो अंडे हैं सारे नेचुरली नहीं है। मैंने कहा बनाए गए ऐसे थोड़ी होता है। बोला नहीं, दवाई पिलाते हैं तभी अंडा आता है। तो मतलब प्रोसेस समझा नहीं पा रहा था। मैंने कहा इसका मतलब मैं तुझे पिलाऊं
तो बोला नहीं नहीं वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ऐसा है, मुर्गी को देते हैं तो वो जल्दी जल्दी देती है। तो मैंने कहा है तो लाइफ क्या इनकी, जो उन्होंने बोला कि देखो इनकी लाइफ लिफ कुछ नहीं होती, ये ज्यादा जितने जो मुर्गी ज्यादा अंडे देगी वो जल्दी मर जाएगी। तो उसका तो बोला जब हम दिखते हैं कि एग की क्वालिटी खराब हो जाती है, लाइट लगा के देखते हैं उसमें वो, तो उसके बाद वो उसको चिकन के तौर पे, मांस के तौर पे उसको में इतना हृदय विदारक घटना थी वो, कि वो जब तक बेचारी जिंदा है तब तक तो आप उसको मशीन बना रखा है अंडे की, बाद में भी उसको नहीं बख्श रहे हो, बाद में उसकी बेच खाते हो। तो इतना मुझे उस दिन महसूस हुआ, मैं पूरे रास्ते में सोचते हुए आया कि कितना मतलब हृदय विदारक दृश्य है और क्यों खाया जाता ये है ये। नहीं, एक एक ये चीज है। अभी इमेजिन करिए कि अगर जैसे वो आपने उसको कमर्शियली बेचा नहीं, उस ऐसी मुर्गी को आपने जिसके अंडे ऐसे हार्मोन की वजह से आपने निकाले हैं उसके, और उसके बाद आपने उसको अंडे को ऐसे बेच दिया, उसे अगर आप मार के उसको मीट के तौर पे बेच नहीं रहे हैं, तो कभी ना कभी तो वो मरेगी, देखिए। ठीक है, Exactly. क्योंकि बॉडी है वो एक मरेगी, और वो बॉडी जो है जब आप डिकम्पोज करेंगे नीचे, अगर जमीन में दबाते हैं, जलाते हैं, तभी भी आप सॉइल क्वालिटी खराब कर रहे हैं। वो घूम फिर के या तो पानी में जाएगी या जमीन में जाएगी। तो वो जो हार्मोन है, जो कंपाउंड है, वो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन केमिकली वो कंपाउंड जो है मिक्स हो जाएगा उस पर्टिकुलर सॉइल में, उस पर्टिकुलर वाटर में। वो कहीं ना कहीं आपके कंजम्पशन में इनडायरेक्टली आएगा। ठीक है, और वो अल्टीमेटली आपकी साइकिल को खराब करेगा। तो सारी मैंने एक चीजें जो चीज है ये समझने की। हाँ जी, जी बोले। मैम, जैसे एक मैं डिस्कवरी पे एक रिपोर्ट में देख रहा था कि जो डाइक्लोफेनाक होती थी, जो पेन किलर अधिकतर हरे पत्ते की दवाई के नाम से अधिकतर महिलाएं उसको खाती थी कुछ साल पहले तक। जब पेन किलर का नाम नहीं पता था, वो बोलता था हरे पत्ते वाली दे दो। तो एक समय ऐसा आया कि उसके ऊपर मैंने वो डिस्कवरी पे रिपोर्ट देखी, तो जो गिद्ध थे वो लुप्त हो गए थे, वल्चर लुप्त हो गए केवल केवल मात्र इस वजह से, क्योंकि वो डाइक्लोफेनाक जो थे वो जानवरों को भी इंजेक्शन दिए जाते थे। सरकार ने उसको बैन किया कि वो जब उस मांस को वो गिद्ध खाते थे, उसकी वजह से वो गिद्ध की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर आ गई और सरकार ने उसको बंद करना पड़ा। तो आप सोच के देखिए कि कुछ होते हैं जो मरने के बाद में भी आपके शरीर का साथ नहीं छोड़ते, वो जमीन में जाएंगे, जमीन को बंजर करेंगे, आपके शरीर में जाएंगे, ये नुकसानदायक है। औरत के शरीर में जाएंगे तो औरत को भी बंजर करेंगे वो। उनकी वजह से माताएं जो है वो गर्भवती नहीं होती थी, बच्चों को जो है ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती के अंदर फर्टिलिटी खत्म होती थी। तो ऐसी चीजें जो हम सेहत के नाम पे, आप एग्स को ले लीजिए या बाकी जो आप बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हेल्थ प्रोडक्ट के नाम पे खाते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर डिब्बों में सेहत होती तो पैसे वाले, ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। जो डॉक्टर साहब ने बताया, जो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है उसको समझने की जरूरत है कि हमें आज 300 साल पीछे लौटने की जरूरत है, कम से कम हमारे खाने के मामले में। हम जो जो खाना खा के हमारे पूर्वज 100 साल, आखिर हमने कहाँ बिगाड़ा कि 40 की एज में हमें हार्ट अटैक आ रहा है, 25 की एज में हमें हार्ट अटैक आ रहा है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको खाने और अपनी एजुकेशन सिस्टम के मामले में हल्का सा पीछे जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब। बस ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अपना जो फूड बिहेवियर, यानी कि आपकी जो फूड चॉइसेस हैं, मैं अगर कुछ खा रही हूँ तो मैं किन किन चीजों को अपने खाने में चुन रही हूँ। देखिए, जितनी भी बाहर की कंपनियां हैं वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, आपसे पैसा लेती हैं और अपने देश चली जाती हैं। ठीक है। और भारत की जब बात करें तो क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बेचना हमेशा फायदेमंद रहेगा। अगर आप 1 रुपए की भी कोई चीज बेच रहे हैं, 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों को बेच रहे हैं, तो उनके लिए वो फायदा है। लेकिन आप लोगों के लिए जो यहाँ पे हमारे भाई बंधु हैं, मेरे सब परिवार वाले हैं यहाँ पे भारत में, उनकी स्वास्थ्य जो है वो उनको स्वास्थ्य नहीं दे रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी बिहेव फूड की जो चॉइसेस हैं, यानी कि आपका जो चुनाव है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, क्या मेरे घर में होना चाहिए, मेरे दाल के डब्बे में कौन सी दाल होनी चाहिए, मेरे मैं कौन सा आटा चुनूं, ये छोटी छोटी चॉइसेस हैं जो रोजमर्रा में आपके जो कंजम्पशन है उसको बदल देती हैं, आपकी डिमांड को बदल देती हैं, और आपके आपके हाथों से जो पर्यावरण को प्रभाव पहुंच रहा है।
उसको बदल देती है। देखिए, मिलेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होते हैं। वो आपको कोई ऐसी चीज मिलेट्स में नहीं है, या तमाम तरीके की और जो क्या नाम है हमारे घरों में या आसपास चीजें हैं उनमें नहीं है, जो बाहर की विदेशी चीजें जो हैं हमको प्रदान कर सकती हैं। भारत में भारत जो है खान पान के मामले में एक संपन्न देश रहा है। संपन्नता इतनी ज्यादा है, मसालों से लेके फलों से लेके सब्जियों से लेके, कि वो लोग हमको इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग स्वस्थ हैं, हम लोग बुद्धि से स्वस्थ हैं, शरीर से स्वस्थ हैं। तो लोगों को समझने की जरूरत है, खास करके जो यंग जनरेशन है उसको समझने की जरूरत है, माताओं पिताओं को समझने की जरूरत है कि उनको अपने बच्चों के खान पान में किस तरीके की चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चा घर से सीखता है। ठीक है, और आपकी छोटी कोशिश जो है पर्यावरण में बड़ा बदलाव लेके आ सकती है, क्योंकि अगर पर्यावरण बदल गया तो आपकी सारी कोशिशें फेल हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कनिष्का जी, जो इतनी सुंदर जानकारी आप। मैं समझता हूँ प्यारे साथियों, ये जो सत्र आज आपने सुना है ना, हर किसी व्यक्ति को सबक लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा से अगर इसी परिपाटी पे चलते रहे तो निश्चित तौर पर जो हमारा लाइफ स्पैन कम होता जा रहा है, जो नई नई बीमारियां आती, एक समय ऐसा आएगा कि हम जिस एज में हैं, मुझे नहीं लगता हमारी आने वाली जनरेशन इस एज तक भी पहुंचेगी। आप लोगों को चाहिए कि कम से कम आपके बच्चों को, आप अभी परसों ही एक न्यूज आई थी, बॉर्नविटा को बैन कर दिया गया, जिसको आप बोलते थे कि बॉर्नविटा, तो मैं सीएसबी संजय कैंटीन में जाता हूँ तो मुझे बहुत, हाँ बहुत संजय लोग, मैं शक्ति मन की मुझे शक्ति ये सोच कर बॉर्नविटा। एक्चुअली मैं मुझे अक्सर आने वाले लोग हैं उनको मालूम है भाई ये फौजी है, डिफेंस का बंदा है, तो मुझे बोलते थे सर आप कैंटीन कब जाओ, मैंने कहा मैं यार फला दिन जाऊंगा, वहां से ना बॉर्नविटा ले आना 2-4 बच्चों के लिए। तो अब मैं कम से कम, मेरे पास वो वीडियो मैंने उन सबको सर्कुलेट किया कि यार ये है बॉर्नविटा की सच्चाई, कम से कम आप देखिए कि ये कितना नुकसान आप लोगों को करती है। प्यारे साथियों, समझने की जरूरत है, हर चीज जो डिब्बे में बंद है वो नहीं होती। आपको पर्यावरण से जुड़ने की जरूरत है, पर्यावरण को समझने की जरूरत है। हम प्रकृति चक्र से बंधे हुए लोग हैं, जब तक प्रकृति को, अपने शरीर को नहीं समझेंगे, हमारे जो आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी, उसको नहीं समझेंगे, तब तक स्वास्थ्य प्राप्त। तो मैं प्रयास करूंगा कि आज के सत्र से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये श्रृंखला हमारी लंबी चलेगी। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ उपस्थिति को मान करके डॉक्टर कनिष्का सिंह को, कि वो जो इस तरह की भरपूर जानकारियां हमारे लिए लेकर के आती हैं। निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का कहीं कहीं से कुछ कुछ चीजें पढ़ लेता हूँ, तो वो जो डाउट्स हैं जब आपका सेशन सुनता हूँ तो क्लियर होता है कि हाँ, जो चीज मैंने पढ़ी थी मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ उस चीज से। कोशिका से धन्यवाद करता हूँ आपको, और प्यारे साथियों आप सबको भी धन्यवाद जो इस सत्र को आप लोगों ने सुना। और निवेदन करूंगा कि प्रयास करें से जुड़ा करें। आधे लोग मैं देखता हूँ सेशन के बीच में आते हैं, तो तब बहुत चीजें आपकी छूट जाती हैं, या फिर आपको सुनना पड़ता है। तो प्रयास करें आप नियमित तौर पर आए, अपने नोट्स बनाएं, उन चीजों को पढ़ें, समझने का प्रयास करें, और अपने सत्र के जो सवाल हैं उनके बारे करें समझने का। आशुतोष जी, परसों हमने मंगलवार को सत्र रखा है, इसमें साइकोलॉजिस्ट मैडम आएंगी, तो आपका जो सेशन है परसों के लिए रखा हुआ हमने। एक बार पुनः बोल दीजिए मैम। जो लोग हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे यहाँ शॉर्ट कोर्सेज चलते हैं, जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेना चाहते हैं ऐसे किसी भी टॉपिक्स के लिए, तो ऐसे कोर्सेज जो हैं, शॉर्ट कोर्सेज जो एप्लीकेबल कोर्सेज हैं, उनको हम चलाते हैं। पेड रहते हैं, जाहिर सी बात है, कोर्सेज हमारे सभी पेड हैं। तो कोशिश करें कि हमारे वेबिनार, जो हमारे कुंभ कोर्समैन के वेबिनार और सेमिनार और कोर्सेज चलते हैं, उनको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो पर स्पेसिफिकली इंटरेस्ट रखते हैं और इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं कि किसी भी विषय के, ऐसे किसी टॉपिक के बारे में, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि उनको हम अपने उन जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जानकारी जो है जैसे जैसे आए उनको हम समय पर देते जाएं। और जो इंटरेस्ट रखते हैं वो, आप ना इस पे पोस्ट कर सकते हैं, इसमें इस एप्लीकेशन में ना लगभग टोटल 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे। ऑनलाइन मीटिंग में थोड़ा
हजार के जी जी करीबन जी लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आप लिंक को और उसको जो आपका फ्लेयर है उसको पोस्ट कर दिया करें, या जैसे अगर अभी आपके पास कोई अवेलेबल है तो आप यहाँ से भी अटैच करके उसको भेज सकते हैं। तो जो हमारे जो नियमित दर्शक हैं, जो बड़े एक्टिव हैं और वो चीजें समझना चाहते हैं, और एक हमारी जी जो बुद्धिजीवी लोग हमारे इससे जुड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो भी जुड़े हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, एक्समैन हैं, बहुत सारे हैं, बहुत कुछ प्रोफेसर भी जुड़े हुए हैं। तो ऑडियंस हमारी लगभग बुद्धिजीवी वर्ग से है, और वो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आपके कोर्सेज में इंटरेस्टेड भी होंगे, सेशन के लिए आते बिल्कुल हैं। तो प्लीज कोई भी करंट का हो तो आप डाल देंगे इसमें, या मुझे भेज देंगे, मैं भी डाल दिया करूंगा। मैं जी जी। धन्यवाद तो मैम आज साथियों के सत्र के लिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो जानकारी है आज की, उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। कल से ही जो है अपने फूड चॉइसेस को बदलने की कोशिश करेंगे, और हेल्दियर और सस्टेनेबल फूड चॉइसेस पे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इस सत्र को ज्वाइन किया, और हमारे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो लेकर के आते हैं, निश्चित तौर पर वो हमारे लिए, हम सबके लिए जो है जीवन उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। पूरे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबके लिए मंगल कामनाएं हैं। आप